गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कविता बादल राग। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आज हम लोग को जो मुक्तक पढ़ना है, तो आइए हम इस मुक्तक को पहले देखते हैं। जीर्ण बाहु है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यह जो है यह बादल राग कविता से लिया गया है। यह अंतिम मुक्तक है, इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बादल राग नामक पाठ से लिया गया है। और यह प्रसिद्ध कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित परिमल संग्रह में संकलित है। ठीक है। और इसकी जो रचयिता है वह छायावाद के प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है, उन 4 प्रमुख स्तंभों में निराला जी का नाम भी बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से लिया जाता है। अब बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग में क्या पढ़ेंगे? प्रसंग में बताया गया है कि यह जो मुक्तक है, इस मुक्तक में बताया गया है कि किस प्रकार जो है किसान की जो दशा है बहुत ही दयनीय है। उसकी जो हालत है वो हालत बहुत ही बेकार हो गई है। क्यों बेकार हो गई है? कि पूंजीपतियों द्वारा, धनढ़ियों द्वारा उसका पूरा जीवन शोषण किया गया। किसान का, मजदूरों का पूरा जीवन पूंजीपतियों द्वारा, धनाढ़ियों द्वारा शोषण किया गया। आज उसके पास अस्थि पंजर के अलावा कुछ नहीं है। तो वह बादल को क्रांति दूत बनाकर बादल को वह आवाहन करता, आवाहन मतलब पुकारता है। तो आप प्रसंग के रूप में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है। अब आप बारी आती है व्याख्या। सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो आइए देखिए। जीर्ण, जीर्ण मतलब होता है कमजोर। जीर्ण और शीर्ण दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण मतलब क्या होता है कि कमजोर होना, फटेहाल होना, स्थिति बेकार होना। इस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। तो जीर्ण मतलब कमजोर, बाहु मतलब दोनों भुजाएं, जो हमारी आहूस होती है भुजाएं। तो जीर्ण माने कमजोर है, बाहु माने भुजाएं, हमारी भुजाएं जो है वो कमजोर है। शीर्ण शरीर, जीर्ण शरीर मतलब फटेहाल, स्थिति बेकार है। शरीर की जो स्थिति है वह कमजोर हो चुकी है, उसमें शक्ति जो है वो नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई, वो ताकत नहीं रह गई, वो स्ट्रेंथ नहीं रह गई, वो पावर अब नहीं रह गई। तो जीर्ण शीर्ण मतलब कमजोर और फटेहाल। तुझे बुलाता, तुझे बुलाता यानी आवाहन करता है, पुकारता है। कृषक मतलब जो है, कृषक एक प्रतीकात्मक रूप से अर्थ है। तो कृषक के साथ साथ और भी तमाम लोग जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो मजदूर हैं, उन सबको आप यहाँ पर लेके चलेंगे। कृषक और अधीर, अधीर मतलब जिसमें धैर्य ना हो। आज किसान का जो धैर्य, अब किसान का जो धैर्य वो जवाब दे चुका है। अब किसान के पास कोई भी धैर्य या धीरज जो है अब नहीं है। वो पूरी तरह से सहनशीलता जो है, उसने पूरा जीवन अपने सहनशीलता का परिचय दिया, लेकिन आज अब उसकी जो सहनशीलता है वो समाप्त हो गई है। अधीर, इसलिए अब वो क्या है? अधीर हो गया, धैर्य नहीं है। अब क्या है? वो व्याकुल हो गया है। अब पूरी तरह से छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है। तो वह बादलों को आवाहन करता है। क्यों? कि बादल जो है क्रांति के रूप में आएंगे और अब उसके जीवन में का नया विकास होगा, उनको नया जीवन मिलेगा। जो व्यवस्था है इसको समाप्त होगी, एक नई व्यवस्था का उदय होगा। तो उस बादल को देख करके किसान जो है, किसान मजदूर जो भी है, वह आशा भरी निगाहों से, नेत्रों से बादल की ओर निहार रहा है। ए विप्लव, विप्लव मतलब विप्लव के कई अर्थ होते हैं। क्रांति होता है, बाढ़ होता है। तो क्रांति जिस परिप्रेक्ष्य में होगा उसके अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे। ए विप्लव के वीर, ए विनाशकारी रूप, ए बाढ़ आएगी तो विनाशक रूप लेगी, और क्रांति आएगी तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप के रूप में। तो विप्लव के वीर,
क्रांति के रूप है वीर योद्धा। तो बादल को किसान एक वीर योद्धा के समान, वीर विशेषण का प्रयोग किया है। बादल जो है क्रांति का जो दूत है वो किसान के लिए एक वीर योद्धा के रूप में है। वो एक वीर योद्धा के रूप में क्रांति का जो दूत है बादल, उसको क्रांति के बादल, क्रांति के इस दूत को किसानों ने विप्लव के वीर कहा है। विप्लव के वीर मतलब, विप्लव के वीर का मतलब होता है कि उनके लिए वो आशा की ज्योति है, प्रकाश पुंज है, वो उसके लिए क्रांति का वीर है, क्रांति का दूत है। उसके जीवन में वह क्रांति लाएगा, तो इसलिए वह उस वीर योद्धा को आवाहन करता है। चूस लिया मतलब शोषण कर लेना, उसका माने किसान का। सार मतलब, सार का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति की ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, तो जो भी सार तत्व कहते हैं ना, कहानी का क्या सार है लिखे, कविता का क्या निचोड़, तो किसान का, मजदूर का पूरा पूंजीपतियों ने, धनाढ़ियों ने, जो कर्जदारों ने तो क्या किया, उसका पूरा जो जीवन जो है वो पूरे जो जीवन का जो रस शक्ति थी वो सब कुछ चूस लिया है। अब सार जो अंदर जो शक्ति थी वो सारी शक्ति छीन हो गई है। हाड़ मात्र ही है, अब किसान के पास मात्र अस्थि पंजर ही बचा है। यानी अब किसान के पास केवल जो हड्डियों का ढांचा है, मात्र हड्डी का ढांचा या अस्थि पंजर मात्र शेष है, बाकी अब कुछ बचा नहीं है। आधार माने बेस, अब जो है किसान के पास केवल उसका जो कमजोर जीर्ण शीर्ण शरीर है वही बस उसके पास है, और कुछ उसके पास जीवन का आधार नहीं है। ए जीवन के पारावार का कई अर्थ होता है, रक्षक होता है, मददगार होता है, समुद्र होता है, तो कई रूप में जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आप यहाँ पर लगाएंगे। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के रक्षक। तो अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, पूंजीपतियों द्वारा, जो जमींदार हैं, जमींदार लोगों के द्वारा पूरा जीवन, किसानों का, मजदूरों का पूरा जीवन जो है शोषण होता है। मजदूर जो है पूरा जीवन अपना लगा देता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने में, पूरा जीवन मेहनत करते हैं। किसान पूरा जीवन लगा देता है कृषि जो है खेती करने में, और जो है जो धनिक वर्ग होते हैं थोड़ा सा पैसा रुपया दे करके उनका मुंह जो है बंद कर देते हैं। पूरा जीवन वो लगा देता है, लेकिन जब उसको पूरा जीवन समाप्त होने के बाद उसको शक्ति नहीं रहती है कि वह कुछ कर सके, तो कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं होता है। तो आज के समय में किसान का, मजदूर का, शोषित का जो शरीर है वो क्या हो गया है, भुजा बल, जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो भुजाओं की शक्ति क्या है, कमजोर हो गई है। अब उसका शरीर क्या है, फटेहाल हो गया है, बीमार हो गया है, रोग की अवस्था में, रुग्णावस्था में है, परेशान है, उसके अंदर की शक्ति नहीं है, उसके अंदर की जो सहनशीलता है धीरे धीरे वो भी जवाब दे रही है। मतलब किसान का जीवन अब पहले जैसा वह स्थिति, जो पहले जैसी स्थिति यानी सकारात्मक जो स्थिति थी पहले, जो ऊर्जा थी, जो पूरा दिन अनवरत काम करता था और थकता नहीं था, बिना थके काम करता था, वह शक्ति आज किसान के पास नहीं है। उसका शरीर कमजोर हो गया है, उसके भुजा बल में उतनी ताकत नहीं है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐसी परिस्थिति में जब आज किसान के पास अपनी शक्ति समाप्त हो गई है, किसान के पास अंदर का जो स्ट्रेंथ था, विल पावर था, वो धीरे धीरे आत्मिक जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई है, वह जीर्ण शीर्ण हो गया है, फटेहाल स्थिति में है। तो ऐसे समय में वह आशा भरी नजरों से बादल की ओर देखता है कि बादल उनके लिए क्रांति का दूत बन करके आते हैं, तो तुझे बुलाता। ऐसे समय में जब उसका जीवन कमजोर हो गया है, परेशान हो गया है, तो ऐसे समय बड़े ही व्याकुल होकर के, बड़ा ही अधीर होकर के आज उसके जीवन का धैर्य जवाब दे रहा है। तो ऐसे परिवेश में वह बड़ा ही व्याकुल होकर के किसान को बुलाता है, किसान जो है बड़ा ही व्याकुल होकर के किसान बादलों को बुलाता है, जो कि क्रांति के दूत के रूप में होते हैं या है। तो किसान आज की स्थिति में बहुत ही कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थिति में किसान उसको
किसान बादल को बड़ी ही व्याकुलता के साथ बुला रहा है कि उसके जीवन का उद्धार होगा। ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के वीर, ए क्रांति के वीर योद्धा, तुम्हें किसान जो है बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़ी ही आशा के साथ तुम्हारी ओर देख रहा है, तुमको जो है पुकार रहा है कि तुम आओगे तो उसके जीवन में एक नव विकास होगा, उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, उसके जीवन की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त होगी। मतलब कि जैसे बादल है तो बादल क्रांति के दूत के रूप में आए हैं, तो जब बादल आए हैं तो मूसलाधार बारिश होगी। ऐसे बारिश की स्थिति में जो धरती जो सूख चुकी है, वो सूखी धरती क्या होगी, वो फिर से बंजर जो धरती है उसमें पानी पड़ेगा तो फिर से उसमें पानी होगा, जो फसल अच्छी लहलहाती फसल होगी, और लहलहाती फसल होगी तो उस जो पूंजीपतियों का या कर्जदारों का जो उसने कर्ज लिया है वह कर्ज चुका सकने में सक्षम होगा। तो कहीं ना कहीं उस किसान की जो समस्या है वह बादल पर ही आश्रित है। बादल अगर अपेक्षित होगा, बादल उसके जीवन में क्रांति लाएगा तो उसके जीवन की जो समस्या है वो समाधान होगी। है तो अविधा है शब्द, मतलब इस शब्द का अर्थ है। एक क्रांति के रूपों में भी इसका अर्थ है कि जो जब क्रांति होगी तो जो स्थापित व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था का समापन होगा और एक नए समाज की सृष्टि होगी जिसमें कोई छोटा नीचा या कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा और फिर से एक नई व्यवस्था का जो है प्रारंभ होगा। तो ऐसे क्रांति के वीर योद्धा को किसान, ऐसे क्रांति के वीर योद्धा को बड़ी ही व्याकुलता के साथ बुला रहा है। आज उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो गई है, उनका शरीर जीर्ण हो गया है, चूस लिया है उसका सार। पूंजीपतियों ने, धनाढ्यों ने, सभी लोगों ने मिलकर के उसके जीवन का जो सार था, जीवन की जो शक्ति थी, जीवन की जो ताकत थी, वो सब कुछ पूरा रस पूंजीपतियों ने, धनाढ्यों ने चूस लिया है। कर्जदारों ने जब तक किसान के पास शक्ति थी तब तक उसका शोषण किया, उससे मजदूरी करवाई, काम करवाया, ढेर सारे परेशान किया। आज उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो गई है, उसके बदले में थोड़ा सा पैसा दे करके उसका मुंह जो है बंद कर दिया। तो ऐसे समय में आज चूस लिया, पूरी तरह से किसानों का, शोषितों का पूरी तरह से पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया गया। आज उसकी स्थिति दयनीय है, बदहाल है। तो चूस लिया है उसका सार, धनाढ्यों द्वारा किसानों का, श्रमिकों का जो शक्ति है वो चूस लिया गया, उसका बहुत ही शोषण किया गया, उसको परेशान किया गया है। हार मात्र ही है आधार। अब किसान के पास कोई होप नहीं है, उसका शरीर जो है पूरी तरह से जवाब दे चुका है। उसका शरीर जो है क्या है कि अब केवल अस्थि पंजर मात्र शेष है। उसका जो शरीर है केवल एक शारीरिक ढांचा के रूप में बस दिखाई देता है और कुछ नहीं, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। ऐसे परिस्थिति में ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार माने रक्षक, हे जीवन के रक्षक, अब तुम ही इस समस्या का समाधान कर सकते हो। ए बादल, तुम हमारे लिए रक्षक स्वरूप हो, तो तुम ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हो। कौन कहता है? किसान। किसान बादल को देख करके, इस क्रांति को देख, क्रांति के दूत को देख करके किसान जो है बड़ी ही आशा भरी नजरों में किसान जो है बादल को देखता है और उसे आवाहन करता है अपने रक्षक के रूप में। उसे लगता है कि बादल आएगा, बादल से वर्षा होगी तो उसकी जो बदहाली है वो मिटेगी, समाप्त होगी। और दूसरी तरफ जो क्रांति, बादल प्रतीकात्मक अर्थ जो क्रांति के रूप में है कि जब क्रांति होगी तो क्रांति में जो पूंजीपतियों की जो स्थापित व्यवस्था है वो समाप्त होगी। पूंजीपतियों ने हमारा शोषण किया है, आज उनको उसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। तो जो सब कुछ है, जो भी सब कुछ छिपा करके रखे पड़े हैं, वो सब कुछ उनसे छिन जाएगा और गरीबों में परेशान जो दुखी लोग हैं उसमें वह चीज़ें बढ़ जाएंगी या जो स्थापित व्यवस्था है उसका समापन होगा और एक नई सृष्टि का सृजन होगा। तो किसान बादलों को बड़े ही अपेक्षित नजरों से, आशा भरी नजरों से, उम्मीद के साथ एक क्रांति का योद्धा के रूप में उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि आइए और हमारे जीवन की समस्या का आप समाधान करिए और आप हमारे लिए जीवन के रक्षक के रूप में,
आप ही हमारे जीवन के पारावार हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो आप हमारे लिए जो है आप आइए और हमारा जो है उद्धार करिए। तो किसान को इस बात का एहसास है कि बादल के माध्यम से ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, हमें नव रूप से विकसित होने का सुअवसर मिल सकता है। तो इस प्रकार किसान विप्लव के वीर को, इस वीर योद्धा को, विनाश जो क्रांतिकारी योद्धा है, क्रांतिकारी दूत है, तो उसको जो है वह पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार विप्लव के वीर ये विशेषण के रूप में हो जाएगा, विप्लव रूपी वीर, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अब आप, यह इसकी व्याख्या है, अब आप इसमें इसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। अब आ जाता है बात भाव पक्ष का। तो भाव पक्ष में तो हमने आपको बता दिया कि हम एक या दो भाव पक्ष बता सकते हैं आपको। इसमें से छोटे छोटे रूप में कि किसान जो है बादल को रक्षक के रूप में मानता, उद्धारकर्ता के रूप में मानता, उसके रूप में बताया गया। इसके साथ आज पूंजीपतियों ने किसान का बहुत शोषण किया है, इसलिए उसका जीवन अस्थिपंजर मात्र रह गया है। तो छोटे छोटे जो है रूप में कई आप भाव संदर्भ इसको बना सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कवि इन पंक्तियों में किसान की जो दीनहीन स्थिति है, बदहाली है, उसका वर्णन किया है। और किसान जो है बादल को विनाशकारी, बादलों का जो विनाशकारी रूप है उसको आमंत्रित कर रहा है। यद्यपि यह विनाशकारी विप्लव के भी, यह विनाशक रूप जो है, विप्लव पता है ना कई अर्थ है, क्रांति के रूप में, बाढ़ के रूप में, तो जो विनाशक रूप है वह किसके लिए, वो धनाढ्यों के लिए। तो यह उस विनाशक रूप को किसान आमंत्रित करता है, तो उसी के विषय में बताया गया है। अब कला पक्ष में क्या लिखेंगे, वही बात, मुक्तक छंद है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, गेयता का गुण विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण, आप इसमें कई जो शब्द हैं आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पर जो है इसे ड़ करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कई ऐसे शब्द हैं, कई ऐसे क करके आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर पे देखिए यहाँ पे क वर्ण की कई आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आज बादल राग कविता जो है वो कंप्लीट हुई। तो आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में दोनों कला पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष ये दोनों तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ जो इस पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।